बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडी डॉक्टर बनने का मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे तो मुआलिज की अहमियत का भी तसव्वुर ना था। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल और ज़हन की दुनिया को हिला कर रख दिया। वालिद साहब मेरे बचपन में वफ़ात पा गए थे। वालिदा ही कुल कायनात मेरी सरपरस्त थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। कोई बहन भाई ना होने के सबब माँ की सारी तवज्जो मुझ पर मरकूज रहती। वालिदा मामूली पढ़ी लिखी थी। हम गांव के रिहायशी थे और मैं उन दिनों 10वीं जमात में थी जब अचानक अम्मी जान बीमार हो गई। पहले तो घरेलू टोटके आजमाए, हकीम से दवा ली, वो ठीक ना हुई तो मामू को फ़ोन किया जो शहर में रहते थे। फ़ोन पर मैंने रो रो कर इल्तिजा की कि मामू जान किसी तरह जल्दी आ जाइए, अम्मी का इलाज करवाइए, माँ के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। उन्होंने तसल्ली दी और जल्दी आने का वादा कर लिया। ताहम वो फौरी तौर पर ना आ सके। वालिदा की तबीयत एक रात अचानक बिगड़ गई। एक रिश्तेदार जिनका घर करीब था उनके पास गई। वो और उनकी बीवी रात को हमारे घर आ गए। अम्मी को संभाला, जूं तू करके रात कट गई। अगले दिन किराए की गाड़ी लेकर वो अम्मी जान को अस्पताल ले गए। लेकिन हमारा गांव शहर से 300 मील दूर था। अम्मी जान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस दिन मेरे दिल को ऐसा धचका लगा कि मेरी पूरी शख्सियत हिलकर रह गई। कसम खाई डॉक्टर बनूंगी, अपने गांव में अस्पताल बनवाऊंगी और गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी। मेरी मलकियत में बस एक ज़ाती मकान था जो वालिद मरहूम का विरसा था, और कुछ नहीं। मामू जान आए मगर वालिदा की ज़िंदगी में नहीं, उनकी मैयत पर पहुंचे। मुझे बेतहाशा रोते देखकर मामू और मुमानी ने तसल्ली दी और ढारस बंधाते रहे, मगर मेरा रोना ख़त्म ना हुआ और ना आंसू थमे। तभी मामू जान ने फैसला किया कि अब फिरोज़ा को साथ शहर ले जाना है। यह हमारे साथ रहेगी, वहाँ पढ़ेगी। सभी ने मामू से कहा कि आपने सही फैसला किया है। मेरा कोई था भी नहीं सिवाय मामू के। बाकी रिश्तेदार इतने करीबी ना थे जितने के मामू मुमानी। यूं कुदरत ने मुझे गांव से शहर पहुंचा दिया। आम हालात होते तो कभी इस तरह दिल लगाकर मेहनत करती और ना पढ़ पाती, मगर वालिदैन की वफात के बाद जो जज्बा रोशन हुआ उसे फिर कोई आंधी या तूफान बुझा न सका। मामू ने जो मेरी दीवानगी की हद तक लगन देखी तो उन्होंने भी खूब हिम्मत अफजाई की। मैं बेहतरीन नंबर लाने लगी और उन्होंने मुझे शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिल करा दिया। लगन सच्ची हो तो क्या नहीं मिल सकता। एफएससी में मेरिट बन गया और बासानी मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। शायद मेरे नसीब में ही डॉक्टर बनना लिखा था। जब तालीम मुकम्मल हो गई और मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर आई तो मामू जान ने चाहा कि मेरी शादी उनके बेटे फवाद से हो जाए, लेकिन मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वजह पूछी, बताया, मैंने कसम खाई है डॉक्टर बनकर अपने गांव में रहूंगी और गरीबों का इलाज करूंगी। मामू ने कहा, बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी, गांव में रहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम अपना शौक पूरा कर लो, शादी बाद में देखी जाएगी। उन दिनों हमारे गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल बन गया था। जूं ही हाउस जॉब मुकम्मल की, मेरी पहली तैनाती उसी अस्पताल में हो गई। मेरी यही ख्वाहिश थी, लिहाजा मामू जान की कोशिशों से मैं अपने गांव में ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। सारे गांव वाले मेरी तैनाती पर खुश थे। क्यों ना होते, मैं उन्हीं के गांव की बेटी थी, बाइखलाक भी थी, गरीबों का एहसास करती थी। जब भी कोई मरीज अस्पताल आने के काबिल ना होता मैं उनके घर चली जाती और कोशिश करके मरीज को शहर के बड़े अस्पताल भिजवा देती। इस बात से सारा गांव मेरी इज्जत करता और बुजुर्ग अपनी बेटी कहते। हमारे अस्पताल की इमारत नई और खूबसूरत थी। डॉक्टर्स कॉलोनी के चंद घर भी अहाते के अंदर तामीर हो चुके थे, लेकिन अमले में 2 नर्सेस, वार्ड बॉय और दीगर मुलाजमीन के अलावा मैं वाहिद लेडी डॉक्टर थी। जल्द ही सीनियर डॉक्टर की तैनाती होने वाली थी। मैंने चंद माह तनहा अस्पताल संभाला, फिर सीनियर डॉक्टर एक बड़े शहर से आ गए। उनके आने से पहले मैं बड़े इत्मीनान से अपना फर्ज अदा कर रही थी। जब नए डॉक्टर तैनात होकर आए तो सारा अमला सहम गया, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त थी। अमला तो खैर था ही, उन्होंने आते ही मेरी भी खिंचाई कर दी और मामूली सी बात पर डांट पिला दी। मुझे बहुत दुख हुआ। इससे पहले कभी इस किस्म की सख्ती की मैं आदी ना थी। रो पड़ी और अस्पताल से अपने उसी मकान में चली गई जो 2 कमरों, किचन और बरामदे पर मुश्तमिल था और लेडी डॉक्टर के लिए तामीर करवाया गया था। मुझे चूंकि रात दिन अस्पताल के अहाते में मौजूद रहना था, लिहाजा दीगर अमले की तरह मैं भी अपने लिए मखसूस करदा मकान में क़याम पजीर थी। सीनियर डॉक्टर साहब आए तो वो भी अपने लिए मुख्तस घर में क़याम पजीर हो गए। उनका घर मेरे घर से थोड़े ही फासले पर था। इत्तेफाक कि वो भी फैमिली वाले ना थे और मैं भी अकेली थी। जब अमले ने उनको बताया कि उनकी डांट से दिल बर्दाश्ता होकर मैं बहुत रोई हूँ और ड्यूटी के औकात में घर जा बैठी हूँ, तो काफ़ी पशेमान हुए। खुद मेरे घर चले आए, मुझसे मुआज़रत की और समझाया, तुम अभी कम उम्र हो और तजर्बा भी नहीं है, तुम्हें इल्म नहीं
کہ ایڈمنسٹریشن کا درست ہونا کسی ادارے کو چلانے کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اب رنج کو دل سے نکال پھینکو۔ آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو اور مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ کر میری کسی بات کا برا نہ ماننا۔ ابھی تمہیں ایک سینئر اور تجربہ کار ڈاکٹر سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ انہوں نے عزت اور پیار سے بات کی، سمجھایا تو میں بھی سمجھ گئی اور دل سے کدورت ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک تجربہ کار اور قابل ڈاکٹر تھے، میں ان کی ماتحت تھی، نئی تھی، مجھے نوکری کرنی تھی اور ان کا کہا بھی ماننا تھا، ان سے سیکھنا بھی تھا۔ سر تسلیم خم تو کرنا ہی پڑا۔ انسان کو شروع میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ وہ بظاہر روب اور ادب رکھتے تھے مگر رحم دل اور اچھے انسان تھے۔ مجھ سے اب وہ عزت سے بات کرتے، کوئی مریض آتا تو اسے نہایت توجہ سے دیکھتے اور مجھے بھی اس کی بیماری کے بارے میں بتاتے۔ اپنے اثر و رسوخ سے جان بچانے والی دوائیں، انجیکشنز، نیز 2 ایمبولینسز بھی منگوا لی تھی۔ اسپتال ان کے آنے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ انہیں دعائیں دیتے تھے۔ یہ اسپتال ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی ماہ رمضان شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب روزہ رکھتے تھے مگر ان کا خانسامہ کام کرنا تھا، وہ اچھا کھانا نہیں بناتا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ آپ رمضان شریف کے مہینے میں اپنے ملازم سے کھانا مت بنوائیں، میری ملازمہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، روٹی تنور پر لگاتی ہے اور پلاؤ بھی عمدہ بناتی ہے۔ یہ عورت ماموں جان نے میرے ساتھ لاہور سے بھیجی تھی۔ مجھے کھانے کا بہت آرام تھا۔ میرے اصرار پر ڈاکٹر صاحب نے بات مان لی۔ اب وہ افطار کے وقت میرے گھر آ جاتے اور روزہ کھولتے، نماز پڑھتے، کھانا کھاتے اور چلے جاتے۔ سحری میں بھی ان کی ملازمہ کو بلوا لیتی جو ڈاکٹر صاحب کے لیے سحری لے کر جاتا۔ بس اس بات پر ہمارے عملے میں چہمگوئیاں اور سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی، دل صاف تھا۔ چھٹی کے روز جی گھبراتا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سیر کو بھی چلی جاتی۔ اس پر ہمارا نچلا عملہ کڑھتا اور باتیں بناتا۔ یہ لوگ سبھی میرے اپنے گاؤں کے تھے، اسی لیے مجھے ان پر اعتماد تھا، لیکن ان کو مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ عید پر یہ لوگ گھروں کو گئے تو سارے قصبے میں یہ بات پھیل گئی کہ ڈاکٹر فیروزہ اور ڈاکٹر طارق کے درمیان کچھ غلط معاملہ چل رہا ہے۔ دونوں ڈیوٹی کے بعد بھی ملتے ہیں، لان میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں اور سیر کو بھی جاتے ہیں۔ گویا یہ ایسے جرائم تھے جن کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر طارق کے آنے سے پہلے سارے گاؤں والے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں ان کے ساتھ با اخلاق تھی، وہ میرے ساتھ مخلص تھے، مگر مرد ڈاکٹر کے اسپتال میں تعینات ہوتے ہی گویا سب کچھ بدل گیا۔ جو مجھے بیٹی کہتے تھے اب وہی باتیں بنانے لگے۔ گاؤں کے معززین نے ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ منع کیا کہ اس طرح ملنا جلنا ان کی نظروں میں درست نہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنی بہو بیٹیاں بھی علاج کے لیے یہاں لاتے ہیں، آپ لوگوں کے طور طریقے ٹھیک نہ ہوں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا۔ ہم نے سمجھایا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پیشہ ور ہیں، ایک ہی اسپتال میں تعینات ہیں، ایک ہی احاطے میں ہمارے گھر بھی اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم آپس میں بھی معاونت میں رہیں، بیگانگی کا ماحول نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہم دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو کیا، ہماری فیملی ہمارا عملہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بات گاؤں والوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ اکٹھے اسپتال آئے اور ہم دونوں کے ساتھ سخت لب و لہجے سے پیش آئے تو ہمیں بہت رنج ہوا کہ دیکھو یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہم تو ان کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے تھے اور بڑے شہروں کی سہولیات چھوڑ کر ان کی خاطر اس قصبے میں ٹھہرنا منظور کیا، اور یہ ہے کہ الٹے سیدھے گمان کر کے ہمیں خود سے بندھن کرنے پر تلے ہیں۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو میں اپنے گاؤں کے ایک بزرگ کے گھر گئی، ان سے بپتا کہی۔ وہ میرے ہم نوا ہونے کے بجائے الٹا مجھ پر برس پڑے کہ ہم نے اپنے گاؤں کا ماحول خراب نہیں کروانا، علاج نہیں کروانا، اپنا اسپتال اٹھاؤ یہاں سے اور جاؤ، ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ میں بزرگ کی عقل پر ماتم کرتی رہ گئی۔ میں اسپتال واپس آئی تو آنسو نہ روک سکی۔ ڈاکٹر صاحب حیران تھے، پوچھا کیا ہوا۔ گاؤں کے اس بزرگ کے الفاظ انہیں بتائے تو وہ بھی رنجیدہ ہو گئے۔ بولے اچھا بہن جی رو مت، مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ یہ ایک چھوٹی جگہ ہے، یہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی سوچ بھی چھوٹی ہے اور فکر بھی، تم اس بات کا برا مت مانو، اپنے کام سے کام رکھو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بے شک میں پڑھی لکھی ہوں، ان کے ذہن کو سمجھ سکتی ہوں، یہ گاؤں میری جنم بھومی ہے، لیکن جو اتنی ساری بدنامی بغیر کسی قصور کے میرے ساتھ جڑ گئی ہے تو کیسے اب یہاں رہ سکتی ہوں۔ جن لوگوں سے محبت کی، جن کی خاطر خدمت کے لیے ڈاکٹری پڑھی اور خدمت کا سچا جذبہ لے کر گاؤں آئی، وہ لوگ ایسا سوچیں گے تو یہاں رہنا محال ہوگا۔ تو تم کیا چاہتی ہو، کیا تبادلہ کروا دیں؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ یہ لوگ ہمیں سکون سے کام کرنے دیں۔ خیر اس وقت تو انہوں نے اپنی باتوں سے میرا دکھ بانٹ لیا، لیکن پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی محتاط ہو گئی۔
अब डॉक्टर साहब से ज्यादा बातें न करती थी। वो मर्द मरीजों को देखते और मैं खवातीन को। अगर किसी का मर्ज समझने में दिक्कत होती तो कागज पर लिखकर पूछ लेती, खुद उनके कमरे में नहीं जाती और ना ही बुलवाती। वो भी समझ गए कि मैं अब उनसे बात करने से गुरेजा हूँ और उनसे कुछ सीखने का जज्बा भी मेरे अंदर सड़ पड़ गया है। जब काफी दिन तक मेरा यही तर्ज अमल रहा तो वो परेशान हो गए और एक रोज शाम को मेरे मकान पर चले आए। मैंने कहा, आप अपने वालिदैन का नंबर दें, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आपकी शादी कर दें ताकि आपकी फैमिली आ जाए, तब तो यहाँ के लोग हम पर एतराज़ भी नहीं कर सकेंगे। न जाने इनको क्या सूझी, अचानक ही कह दिया, फिरोज़ा अगर मेरा ऐसा ही ख्याल है तो तुम ही शादी कर लो मुझसे। उनका ये कहना था कि मेरा खून खौल उठा। दरअसल मेरा कोई भाई ना था तो उन्हें भाई बनाकर मुझे सुकून मिला था। मुंह बोले भाई के मुंह से ऐसी बात बर्दाश्त न कर सकी और उनको गुस्से में कह दिया कि आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया, जाइए यहाँ से वरना मैं चली जाऊंगी। उन्होंने मेरे दुख को समझ लिया और उसी वक्त उठकर चले गए। सोचने लगी, न जाने उन्हें क्या सूझी। पहले ही लोग तरह तरह की बातों में नाक में दम किए हुए हैं, ऊपर से उन्होंने वो बात कह दी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन दिनों मैं इस हद तक परेशान थी कि जी चाहता था उसी वक्त नौकरी छोड़कर मामू के पास लाहौर चली जाऊं और फिर कभी इधर ना आऊं। इलाके के कुछ लोगों ने भी मामूली बात को ऐसा इज्जत का मसला बना लिया कि हमारे खिलाफ इंक्वायरी करा दी। अगले दिन मेरे तबादले के ऑर्डर आ गए तो डॉक्टर साहब ने ऑर्डर वसूल की और लिफाफा लेकर मेरे कमरे में आ बैठे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा, अब क्या कसर रह गई है डॉक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी रूम से उठकर मेरे रूम में आ बैठे हैं, जबकि इस वक्त आपकी मुआवनत की भी तालिब नहीं हूं मैं। मेरा तबादला हो गया है, मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक हुआ, जाइए जहां आपका तबादला हुआ है। कहा कि अगर यही मामला है आपके साथ हुआ हो तो मैं चली जाऊंगी, नौकरी करनी है, तबादले होते रहते हैं। अच्छा है, हो जाए, अब यहाँ रहना मुहाल है। उन्होंने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें मेरे तबादले के ऑर्डर थे। लम्हा भर को सकते में पड़ गई, फिर जहन ने कबूल किया मगर आंखों ने साथ ना दिया और आंसू बह निकले। शाम को मामू जान को फ़ोन किया। उन्होंने पूछा, मजीद वहाँ तैनात रहना चाहती हो तो मैं तबादला मनसूख करवा देता हूँ। नहीं, तबादला मनसूख ना करवाइए, मैं लाहौर आना चाहती हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए। मैंने जवाब दिया, ठीक है आ जाओ, फिर परेशानी किस बात की। परेशानी ये है कि यहाँ इस दूर अफ्तादा कस्बे में शहर से कौन लेडी डॉक्टर आना पसंद करेगी। कोई ना कोई आ ही जाएगी, लेकिन तुम आ जाओ, अब तुम्हारी मुमानी उदास है। उन्होंने समझाया, देखो तुम्हारी शादी भी तो करनी है, उम्र निकल गई तो फिर कोई बुढ़ा डॉक्टर ही मिलेगा। इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मैं लाहौर आ गई, अपने घर आई तो सुकून आ गया। तारिक साहब को सारा अस्पताल सौंप आई थी, लेकिन उनका जज्बा मुझसे ज़्यादा सच्चा था। उन्होंने बावजूद बदनाम होने के गांव का वो अस्पताल नहीं छोड़ा जिसको उन जैसे तजर्बाकार, माहिर और मुखलिस मसीहा की अशद ज़रूरत थी। लोगों की बातों की परवाह न की और उनका इलाज जारी रखा। फिर एक लेडी डॉक्टर से शादी हो गई तो उसका तबादला भी अपने साथ ही उसी अस्पताल में करवा लिया और फैमिली वाले हो गए। अब गांव वालों को कोई एतराज़ ना था। ये मियाँ बीवी दोनों ही काबिल मसीहा थे, गांव वालों का दिल से इलाज करते। ताहम एक बार जब वो लाहौर मिलने आए तो कहा, क्या अभी तक मुझसे नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारे गांव वालों की खिदमत करना चाहता था, वरना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। मैल तो मेरे दिल में भी ना था, मगर एक मुकद्दस रिश्ते से एक दूसरे को पुकारा था तो इस रिश्ते की लाज भी रखनी ज़रूरी थी, वरना लोगों की ज़बानें और जहरीली हो जाती। कहने लगे, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम्हें अब भी इस मुकद्दस रिश्ते से बुलाता हूँ, मगर मुझे अपनी शादी पर ज़रूर बुलाना। कुछ दिनों बाद अपने मामूजाद फवाद से शादी हो गई। मामू ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था तो उनके एहसान का कर्ज भी तो उतारना था। अपनी शादी पर डॉक्टर तारिक और उनकी मिसेस को मदऊ किया, मगर बामरे मजबूरी वो शरीक ना हो सके, जिसका कलक है कि एक भाई अपनी बहन की रुखसती के वक्त मौजूद ना था। ये खलिश आज भी है। अगर आपको आज का वाकया पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।